देश को आजाद करवाने के लिए ना जाने कितने लोगों ने अपना जीवन तक न्यौछावर कर दिया था। लेकिन साथियों, आजादी के लिए लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानी खासकर दो अलग अलग विचारधाराओं में बटे हुए थे। पहले थे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे वो लोग जो अपनी ताकत के दम पर अंग्रेजों को खदेड़ फेंकना चाहते थे। वहीं दूसरे थे वे लोग जो अहिंसा के दम पर आजादी हासिल करना चाहते थे और इन्हीं अहिंसक क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी ने, जिन्हें आज हम महात्मा गांधी या बापू के नाम से जानते हैं। लेकिन युवावस्था में एक लापरवाह नौजवान की तरह जीवन जीने वाले मोहनदास आगे चलकर भारत के राष्ट्रपिता कैसे बने? देश की आजादी में उनकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका थी? बापू ने कब आधी लुंगी पहनना शुरू किया और क्या थे महात्मा गांधी के वो बहुचर्चित ब्रह्मचर्य प्रयोग जिन्हें डॉक्टर सुशीला, नैयर, आभा और प्रभावती के साथ सोकर किए गए, जिनकी निंदा उनकी मृत्यु के 75 साल बाद आज भी की जाती है। जानेंगे महात्मा गांधी से जुड़ी ऐसी ही कुछ अनसुनी अनकही कहानियां आज के इस दिलचस्प वीडियो में, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। दोस्तों, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 के दिन गुजरात के पोरबंदर में रहने वाले एक अमीर परिवार में होता है। गांधी जी के पिता करमचंद गांधी पोरबंदर में राजा के दीवान थे और उनकी मां पुतलीबाई गांधी एक धार्मिक महिला थीं। वो अक्सर पूजा पाठ के लिए मंदिर जाती थीं और उपवास रखा करती थीं। उन्होंने ही बापू को हिंदू परंपराओं और नैतिकताओं का पक्का पाठ पढ़ाया, साथ ही सहिष्णुता और साधारण रहन सहन और अहिंसा की सीख भी दी। साल 1883 में बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाने के लिए करमचंद गांधी परिवार के साथ राजकोट शिफ्ट हो गए, जहां मोहनचंद करमचंद गांधी ने अपनी अंग्रेजी की शिक्षा पूरी की। लेकिन उस दौर में बच्चों की जल्द ही शादी करवा दी जाती थी और महज 13 साल की उम्र में ही मोहनदास गांधी की शादी कस्तूरबा के साथ करवा दी गई, जो गांधी से उम्र में 1 साल बड़ी भी थी। गांधी जी अपने किताब सत्य के प्रयोग में बताते हैं कि उस वक्त मैं एक बागी नौजवान था। मैंने परिवार की परंपराओं के खिलाफ जाकर चोरी चकारी, मांसाहार और शराब पीने जैसी हरकतें भी की थी, लेकिन अपने हर बुरे कर्म के लिए उन्होंने काफी प्रायश्चित भी किए थे। लेकिन गांधी जी के जीवन में बदलाव तब आया जब महज 15 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता करमचंद गांधी को हमेशा के लिए खो दिया। पिता के गुजरने के 1 साल बाद गांधी जी की पहली संतान भी हुई, लेकिन जन्म के कुछ समय बाद उसका भी निधन हो गया। इस तरह मानो गांधी जी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन इन कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने खुद को संभाला। उन्होंने जवानी की सभी बचकानी हरकतों को त्याग दिया, मांसाहार का सेवन बंद किया और मां के सिखाए हुए सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलने लगे। सन 1887 में गांधी जी ने अहमदाबाद से अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की और 1888 में वो मुंबई के भावनगर कॉलेज में ग्रेजुएशन करने लगे। लेकिन वो यहाँ खुश नहीं थे, इसलिए मौका मिलते ही वो लंदन पढ़ने के लिए चले गए। मशहूर कॉलेज इनर टेम्पल कॉलेज में कानून की पढ़ाई उन्होंने शुरू की। हालांकि उसी साल वो दूसरी बार पिता भी बने थे, इसलिए उनकी मां नहीं चाहती थी कि वो परिवार छोड़कर दूर देश पढ़ने के लिए जाएं। लेकिन उन्होंने अपनी मां को मना लिया। लंदन में जाकर शुरुआत में उन्होंने वेस्टर्न कल्चर को अपनाने की कोशिश की और वेस्टर्न डांस भी सीखी। लेकिन लंदन में उस वक्त एक शाकाहारी आंदोलन चल रहा था, जहां उन्हें अपने लोगों का भाईचारा दिखा। साथ ही लंदन की थियोसॉफिकल सोसाइटी से भी उन्हें अपने बचपन में मिली हिंदू मान्यताओं की तरफ लौटने की प्रेरणा मिली। इसलिए वो सन 1891 में भारत लौट आए और अब गांधी जी का व्यक्तित्व इतना निखर चुका था कि उनके आसपास के लोग उनकी हर बात से प्रभावित हो जाते थे। हालांकि लंदन से पढ़ाई करने के बावजूद उन्हें भारत में अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही थी, इसलिए उन्होंने वकालत शुरू की। लेकिन उन्हें अपने पहले मुकदमे में हार मिली। इसी दौरान उन्हें एक अंग्रेज अधिकारी के घर से धक्के से बाहर निकाल दिया गया, जिससे गांधी जी को एहसास हुआ कि अंग्रेजी हुकूमत भारतीयों के लिए कितनी क्रूर है। इसी बीच उन्हें दक्षिण अफ्रीका के गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला ने उन्हें 1 साल तक वकालत की नौकरी ऑफर की और गांधी जी ने उनका ऑफर स्वीकार कर लिया। लेकिन उस वक्त साउथ अफ्रीका में रंग को लेकर काफी भेदभाव किया जाता था, जिसके शिकार खुद गांधी जी भी हुए थे। सन 1893 में ही एक दिन जब वो ट्रेन के फर्स्ट क्लास डिब्बे में सफर कर रहे थे, तभी एक अंग्रेज ने उनके रंग की वजह से काफी उन्हें बेइज्जत किया और टिकट होने के बावजूद उन्हें सामान के साथ डिब्बे से बाहर फेंकवा दिया गया। इस घटना से गांधी जी को काफी गहरा आघात लगा
और यही उनके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था, जिसे लेकर कुछ इतिहासकार ये तक कहते हैं कि अगर गांधी जी के साथ ट्रेन वाला हादसा ना हुआ होता तो वो भी बाकी भारतीयों की तरह दक्षिण अफ्रीका में भेदभाव सहते रहते और शायद इसका प्रभाव भारत की आजादी पर भी पड़ता, क्योंकि उसी घटना ने मोहनदास को गांधी जी बनाया। खैर, जब गांधी दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने दक्षिण अफ्रीका की कोर्ट में पहुंचे थे, तब वहां के जज ने भी उन्हें अपमानित करके पगड़ी उतारने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने दादा अब्दुल्ला को वचन दिया था कि वो अगले 1 साल तक उनके वहां काम करेंगे, इसलिए वो चुपचाप इन अपमानों का घूंट पीते रहे। और 1894 में जब उनकी नौकरी खत्म हुई तो भारत आने के बजाय उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रहकर वहां के भारतीयों और आम लोगों के हक के लिए लड़ने का फैसला किया। यही उन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। अगले 20 सालों तक गांधी जी वहां रहने वाले भारतीयों और आम लोगों के लिए अंग्रेजों के खिलाफ कई आंदोलन कर चुके थे, लेकिन उन्होंने एक भी हिंसक कदम नहीं उठाया, क्योंकि बचपन से ही उन्हें अपनी मां पुतली बाई से अहिंसा के व्यापक सिद्धांत मिले थे। दक्षिण अफ्रीका संघर्ष के दौरान ही गांधी जी ने स्वशुद्धिकरण और सत्याग्रह जैसे सिद्धांतों का प्रयोग शुरू किया। इसी दौरान उन्होंने ब्रह्मचर्य का प्रण लिया और वो सफेद कुर्ते के साथ धोती पहनने लगे। फिर आया साल 1913, जब मोहनदास करमचंद गांधी ने अपने जीवन का वो महत्वपूर्ण फैसला लिया, जिसने दुनिया भर में यह साबित कर दिया कि अहिंसा के साथ सत्य की लड़ाई जीती जा सकती है। दरअसल उस वक्त दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों पर 3 पाउंड टैक्स यानी कर लगाया जाता था, जिसके खिलाफ उन्होंने आखिरी सविनय अवज्ञा नाम से आंदोलन शुरू किया और 2221 लोगों का नेतृत्व करते हुए नटाल से ट्रांसवाल तक की पदयात्रा शुरू की। इस यात्रा के दौरान वहां की हुकूमत ने गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया और 9 महीने कैद की सजा सुनाई, जिससे उनके अनुयायी इतने ज्यादा निराश हुए कि उन्होंने हड़ताल को तेजी से हर तरफ फैलाना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में गांधी जी की अहिंसा ने अंग्रेजों की हुकूमत को घुटनों पर ला दिया। उन्होंने न सिर्फ बापू को रिहा किया बल्कि भारतीयों पर लगाए गए कर को वापस भी ले लिया। ये गांधी जी की अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पहली बड़ी जीत थी, जिसकी चर्चा भारत से लेकर इंग्लैंड के अखबारों में भी होने लगी। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को भारत लौटकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आंदोलन करने का आग्रह किया और इस तरह हुई साल 1915 में हमारे बापू की भारत वापसी। बापू ने दक्षिण अफ्रीका में अपने जीवन के पहले कुछ साल वहां के लोगों की तकलीफों को करीब से देखा था, इसलिए उन्हें लोगों के हक की लड़ाई में सफलता मिली। इसलिए भारत में भी वो अपने देशवासियों के जीवन को करीब से देखना चाहते थे, जिसके लिए गांधी जी को कस्तूरबा ने यह तय किया कि वो रेलवे के 3रे दर्जे के डब्बे में पूरे भारत का भ्रमण करेंगे। इस भारत यात्रा के दौरान जब महात्मा गांधी अपने देश के गरीब और आबादी को देख रहे थे तो उन्हें धक्का लगा, और ये गहरा धक्का था। गांधी जी पर कई किताबें लिख चुके उनके परपोते तुषार गांधी बताते हैं कि इस भारत भ्रमण की शुरुआत में गांधी जी काठियावाड़ी पोशाक पहनते थे, जिसमें धोती, कुर्ता, गमछा और खास तरह की पगड़ी शामिल थी। लेकिन उन्होंने देखा कि देश के कुछ गरीब परिवारों के पास तो पहनने के लिए पूरे पोशाक तक नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने कपड़ों को कम कर दिया, सिर्फ एक कुर्ता व धोती पर आ गए। जिसके बाद उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ मिलकर आजादी की लड़ाई को प्रारंभ कर दिया। सबसे पहले उन्होंने अंग्रेजों के रॉलेट एक्ट के खिलाफ काले कानून के नाम से जो जाना जाता था उसके विरोध का ऐलान किया। दरअसल इस कानून के तहत सरकार को यह ताकत मिल गई थी कि वो किसी भी नागरिक को केवल चरमपंथ के शक पर गिरफ्तार कर जेल में डाल सकती है। गांधी जी की सिर्फ एक आवाज पर देश भर में लाखों लोग इस कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरने लगे। इसी दौरान हुआ था अमृतसर के जालियांवाला बाग का वो हत्याकांड, जिसके बारे में सुनकर आज भी हमारी रूह कांप उठती है। उस दौरान जालियांवाला बाग के मुख्य दरवाजे पर ब्लॉकेज करके वहां के अंग्रेज अफसर जनरल डायर ने 20,000 लोगों की भीड़ पर गोलियों की बौछार करवा दी। बेकसूर आंदोलनकारियों का शरीर गोलियों से छलनी हो रहा था। लोग खुद को बचाने के लिए कुएं में कूद रहे थे और हर तरफ भगदड़ मच गई थी। इस हत्याकांड में करीब 1500 लोगों की जानें चली गई थीं, आपको बता दें, और उतने ही लोग जख्मी भी हुए, जिससे गांधी जी को गहरा सदमा लगा और उस दिन उन्होंने भारत को अंग्रेजी हुकूमत से आजादी दिलवाने का संकल्प ले लिया। 1 अगस्त 1920 के दिन उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ असहयोग आंदोलन यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत की, जिसमें देश भर के करोड़ों लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया
और इसी दौरान जब वो तमिलनाडु की यात्रा पर निकले तब उन्होंने देशवासियों की गरीबी को देखकर यह एहसास किया कि स्वदेशी मूवमेंट में वो लोगों से विदेशी कपड़े जलवाकर खादी खरीदने के लिए तो कह रहे हैं, लेकिन लाखों देशवासियों के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो खादी का नया कपड़ा खरीद सके। तभी उन्होंने 12 सितंबर 1921 के दिन पहली बार छोटी धोती यानी लायन क्लॉथ पहनकर यह घोषणा की थी कि वो 31 अक्टूबर 1921 तक यही पोशाक पहनेंगे, जिससे वो देशवासियों को यह संदेश पहुंचा सकें कि स्वदेशी खादी से बनी आधी धोती भी काफी है। आपको बता दें कि तमिलनाडु मदुरई में जिस जगह उन्होंने पहली बार इस नए पोशाक में लोगों को संबोधित किया था उसे गांधी पोटल कहा जाता है और आज भी वहां गांधी जी की मूर्ति स्थापित है। लेकिन गांधी जी ने 31 अक्टूबर के दिन अपने पोशाक नहीं बदले, बल्कि उन्होंने इसी ही तरह के पोशाक को अपने जीवन के आखिरी पलों तक अपनाए रखा। गांधी जी के धोती वाले पहनावे से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा ये है कि जब वो आधी धोती पहनकर सन 1931 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन गए थे, तब वहां के कुछ अखबारों ने उनकी तस्वीर छापकर काफी मजाक उड़ाने की कोशिश की थी। लेकिन गांधी जी ने जवाब में कहा था कि लोग मेरे इस पोशाक का मजाक उड़ाते हैं, उन्हें ये पहनावा अच्छा नहीं लगता। मुझसे पूछा जाता है कि मैं क्यों इसे पहनता हूं, तो जब अंग्रेज लोग भारत जाते हैं तो अब क्या वे यूरोपीय पोशाकों को छोड़कर भारतीय पोशाक पहनने लगते हैं? नहीं, वे ऐसा नहीं करते और मेरी ये आधी धोती मेरे जीवन में हुए परिवर्तन का परिणाम है। और दोस्तों, आगे चलकर उनका यही भेष उनकी पहचान बन गया। देश की आम जनता उनके साथ जुड़ने लगी और उन्होंने खुद ही देशवासियों का दर्द महसूस किया, जिससे उनके आंदोलनों की रफ्तार भी तेज हो गई थी। खैर, कहानी पर वापस आएं तो असहयोग आंदोलन से ब्रिटिश सरकार को बड़ा झटका लगा था। सिर्फ 2 सालों में अंग्रेजी हुकूमत पूरी तरह से कंगाल हो चुकी थी और बौखलाए हुए अंग्रेज देशवासियों पर कहर ढाने लगे थे। लेकिन हर किसी ने बापू के बताया हिंसक रास्ते पर चलते हुए आंदोलन को बरकरार रखा। मगर फिर आया 4 फरवरी 1922 का वो दिन जब उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास चौरी चौरा कस्बे में विरोध कर रहे क्रांतिकारियों के सब्र का बांध टूट गया। दरअसल वहां के ब्रिटिश पुलिस कर्मी निर्दोष क्रांतिकारियों के खिलाफ हिंसक कार्यवाही करने लगे, जिसके बदले में क्रांतिकारियों ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिससे वहां छिपे 22 पुलिसकर्मी जिंदा जलकर मर गए। असहयोग आंदोलन में तेजी से बढ़ रही हिंसा को देख गांधी जी को गहरा सदमा लगा और उन्होंने इस चौरी चौरा कांड के बाद आंदोलन पर रोक लगा दी, जिसे लेकर उन्होंने कहा था कि अगर किसी ने आपकी आंख फोड़ी और आपने उसकी आंख फोड़ दी तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। कहा जाता है कि असहयोग आंदोलन रुकते ही आजादी की लड़ाई पर ब्रेक लग गई थी, जिसके बाद फिर से अंग्रेजों को घुटनों पर लाने में गांधी जी को अगले 20 साल लग गए। लेकिन उसके बाद भारत की आजादी में गांधी जी की कितनी भूमिका थी। महात्मा गांधी ने अपनी पोती मनुबेन गांधी, पर्सनल डॉक्टर सुशीला नैयर, बहू आबा गांधी और प्रभावती गांधी के साथ लेकर कौन से ब्रह्मचर्य के प्रयोग किए थे, जिससे उनकी काफी आलोचना हुई। और आखिर में क्यों कैसे नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या की, वो जानेंगे गांधी जी की अनसुनी कहानी के सीरीज के अगले पार्ट में। तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए ताकि उन पार्ट्स की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।